नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी के लिए हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं, लेकिन आज मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के 3 म्यूचुअल फंड की कंपेयर करके दिखाऊंगा, तुलना करूंगा, फिर समझ में आएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड एसबीआई के तीनों म्यूचुअल फंड में से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है या अच्छा फंड माना जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एसबीआई की ये 3 फंड मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ये, और दूसरा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये 3 फंड आपके सामने हैं। सबसे पहले हम रिटर्न की बात करते हैं तो हम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड 1 साल का रिटर्न, 3 साल का, 5 साल का, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, सिंस लॉन्च डेट जो है इसकी, वहाँ से हम देखेंगे तो 1 साल में 12% का रिटर्न, 3 साल में 18% और 5 साल में 33% का। और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से, कब से, 29 मार्च 2005 से इसने 20% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं मैं कॉन्ट्रा फंड की बात करूं तो पिछले 1 साल में 8%, 3 साल में 22% और 5 साल में 35%। और जब से फंड लॉन्च हुआ है 9 मई 2005 से 17% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब बात करें एसबीआई स्मॉल कैप की तो यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट है 9 सितंबर 2009। 1 साल में 10%, 3 साल में 17%, 5 साल में 36% और जब से फंड लॉन्च हुआ है 25% का रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर को इस फंड ने दिया है। ये एसबीआई के तीनों म्यूचुअल। अब मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो हमसे हर साल एएमसी के द्वारा हमारे से लिया जाता है। एक्सपेंस रेशियो का हमारे पोर्टफोलियो पर, हमारे पैसे पे काफ़ी असर होता है। इसलिए मैं यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान और रेगुलर प्लान दोनों के एक्सपेंस रेशियो की बात करूँगा। देखिए अगर मैं एसबीआई मैग्नम के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो वो है 0.79% और रेगुलर में 1.67। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1% का अंतर आपको एक्सपेंस रेशियो में दिखाई दे रहा है। वहीं मैं एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड की बात करूं तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे डायरेक्ट प्लान का 0.59% और वहीं आप रेगुलर प्लान का देखेंगे तो 1.50%। ये यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर ग्रोथ प्लान का। और एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूं तो यदि आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में जाते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.66 और रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.57%। ये एक्सपेंस रेशियो आपके जो आप वहाँ पे पैसा लगाते हैं उस पर लिया जाता है। आप सोच लीजिए, अगर आपका 10 साल 20 साल में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया होता है तो इसमें कितना पैसा आपका एक्सपेंस रेशियो के रूप में एएमसी को, कंपनी को चला जाता है। चलिए, ये तो हुई एक्सपेंस रेशियो की बात और फंड के रिटर्न की बात। अब हम इसके अल्फ़ा और शार्पे रेशियो की बात करते हैं। तो पहले अल्फ़ा को जान लीजिए। अल्फ़ा रेशियो जिस फंड का ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि उसने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया। शार्प रेशियो का मतलब है जब मार्केट में गिरावट होती है तो ये अपने बेंचमार्क से कितना वॉलेटाइल है, कितना गिर सकता है, कितना, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, एसबीआई मैग्नम जो मिड कैप फंड है इसका अल्फा रेशियो है 0.61% और शार्प रेशियो, और इसका कॉन्ट्रा फंड का है 9.66%। और वहीं मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो इसका शार्प रेशियो है 3.16%। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट चलता है तो जो इसका बेंचमार्क होता है, हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है और ये अल्फा बता के देता है, अल्फा जनरेट जो है वो बता के देता है कि इसने अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। तो और इसके शार्प रेशियो की बात करें तो ये एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का शार्प रेशियो है 1.05%। और
कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो इसका शार्प रेशो है 1.44 और वहीं एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो इसका शार्प रेशो है 1.17। ये आप देख सकते हैं। अब इसको देखने के बाद अगर देखें कंपेयर करना है तीनों फंड में तो अल्फा के मामले में भी ये फंड ज़्यादा अच्छा है। शार्प रेशो की बात करें तो ये 1.44 जरूर है, लेकिन यहाँ इसका देखिए, इसका शार्प रेशो कितना है 1.05, इसका 1.44, 1.17। लेकिन अब आप कहेंगे इसका शार्प रेशो ज़्यादा है, इसका मतलब जब मार्केट गिरता है तो ये फंड इतना अपने बेंचमार्क से गिरता है। लेकिन कंपेयर करें कि जब मार्केट चलता है, मार्केट तेजी का मार्केट होता है तो ये अल्फा जनरेट करके देता है अपने बेंचमार्क से 9.66। लेकिन जब मार्केट डाउन साइड में जाती है तो इसकी गिरावट जो हो सकती है, वॉलेटाइल हो सकता है, वो 1.44। तो इस हिसाब से अगर देखूं तो यहाँ पर मुझे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसने अपने अल्फा जितना जनरेट किया है उससे इसका शार्प रेशो तुलना करें तो कम है इन सब से देखें तो। चलिए अब हम इसके अगले बात करते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड क्यों अच्छा मैं कह रहा हूं। अल्फा रेशो, जो अल्फा रेशो है उसका है 9.66। इसका मतलब ये हुआ कॉन्ट्रा फंड में तेजी बनी तो बेंचमार्क के मुकाबले 9.66% ज़्यादा रिटर्न देगा अगर तेजी बनी कॉन्ट्रा फंड में तो अपने बेंचमार्क से, इसलिए यह फंड अच्छा। अब शार्प रेशो 1.44, इसका मतलब यह है जो अल्फा से तुलना करें, अगर हम इसके अल्फा से तुलना करें इस शार्प रेशो की तो आप देखेंगे काफ़ी अंतर है, काफ़ी ज़्यादा है अल्फा। यानी कॉन्ट्रा फंड में गिरावट हुई तो अपने बेंचमार्क की तुलना में कम गिरेगा। काहे से? अल्फा ज़्यादा जनरेट करके दे रहा है, उसकी तुलना में जो इसका शार्प रेशो है वो कम है, इसलिए ये फंड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ। यदि मान लेता हूँ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ये फंड मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मेरे म्यूचुअल फंड के 4 पोर्टफोलियो हैं, उसमें से एक पोर्टफोलियो में एसबीआई कॉन्ट्रा भी है। अब जैसा कि आपने देखा था कि जब से फंड चालू हुआ इसने 17% का रिटर्न बना के दिया। तो अगर मान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये महीने की SIP करी और इसको हम देखेंगे 10 साल के टाइम होराइजन में, 15 साल में और 20 साल में। 10,000 रुपये महीने की SIP अगर कोई व्यक्ति करता है और 10 साल में उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12 लाख रुपया, और अगर यही 17% का रिटर्न बना करके इस म्यूचुअल फंड ने दिया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा 17,28,684 रुपये। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो सकती है 29,28,684 रुपये। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे रिटर्न गारंटेड नहीं है, रिटर्न कम या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब यदि यही SIP हम 15 साल के लिए करते हैं, यदि हम 15 साल के लिए यही SIP करते हैं तो 15 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 18 लाख रुपए, और इस 18 लाख पर वही 17% का रिटर्न यदि मिला तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 55,38,366 रुपये। अब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ के देखा जाए तो आपके कॉर्पस की वैल्यू होती है 73,38,366 रुपये। अब आप यहाँ पर ये देखें कि टाइम बढ़ने से कितना अंतर आता है। यहाँ पे 29 लाख बन रहा था 10 साल में, लेकिन आपने जैसे ही 5 साल बढ़ाया तो लगभग ये पैसा आपका 2.5 गुना बढ़ गया। यहाँ लगभग 30 मान लीजिए तो ये लगभग ये 2.5 गुना आपका पैसा बढ़ गया। टाइम तो आपने सिर्फ 5 साल बढ़ाया। वहीं यदि आप वही 10,000 रुपये महीने की SIP 20 साल के लिए SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में कर रहे होते और म्यूचुअल फंड ने
17% का रिटर्न बनाकर अगर दिया होता तो 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 24 लाख रुपया, और 17% यदि रिटर्न मिलता तो आपके जो एस्टिमेटेड रिटर्न होता वो होता 1,46,06,365 रुपये। यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो 20 साल में 24 लाख की वैल्यू हो जाएगी, आपके कॉर्पस की वैल्यू हो जाएगी, पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 1,70,06,365 रुपये। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, शेयर में रिटर्न गारंटेड नहीं होता, रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है। अब मैंने आपको इसलिए कहा, ये 3 फंड की तुलना करके मैंने बताया, फंड सब अच्छे हैं लेकिन हम इनके अल्फ़ा और जो रिटर्न मिला वो और शार्प रेशो इससे तुलना करके देखें तो जो विनर होकर आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो होता है SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड, कॉन्ट्रा बेट खेलने वाला ये फंड। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाय या सेल की कोई सलाह नहीं है। आप अपने रिस्क के अनुसार अपना इन्वेस्ट करें, मेरी बात सुन करके कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। चलिए अब आते हैं कुछ कमेंट पर, तो चलिए कुछ कमेंट ले लेते हैं। नीरज शर्मा सर लिखते हैं, सर ये बताएं म्यूचुअल फंड में हर साल यूनिट 1.25 लाख का प्रॉफिट बुक कर लें, LTCG टेक्स्ट बुक कर लें, इन्वेस्ट करना चाहिए या लास्ट में जाके प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कैलकुलेशन करके बताने कह रहे हैं आप। देखिए नीरज शर्मा जी, इस पर मेरा कोई वीडियो डला भी है YouTube पर, और जल्दी ही एक पूरा वीडियो मैं इस पर बना करके अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपका अमाउंट कम है तो आप यहाँ पर इसका फ़ायदा ले सकते हैं, उसको सेल करके बचा सकते हैं, लेकिन मैं अगले वीडियो में पूरा बताऊँगा। हनीश वर्मा सर ये लिखते हैं, सर मेरा नाम हनीश वर्मा है, मेरा पोर्टफोलियो इस प्रकार है, देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं सर आपका पोर्टफोलियो वर्मा जी। 20 साल 35 साल की आपकी उम्र है, 20 साल के लिए आप SIP करना चाहते हैं। पिछले 6 महीने से SIP कर रहा हूँ, टोटल 30,500 की SIP कर रहा हूँ। तो कौन कौन से फंड है आप? कैनरा रेबोको में 5,000 की SIP स्मॉल कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,500 की SIP, ICICI प्रूडेंटियल ब्लू चिप फंड लार्ज कैप 6,000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 12,500 रुपया, HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड 1,500 रुपये। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारे फंड आपके अच्छे हैं, फंड सारे अच्छे हैं, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ आपका टाइम होराइजन 20 साल तक का है और आपको आपकी उम्र में भी 35 साल ही है, करना आपको अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से ना करें। लेकिन अगर मैं करता, मेरी उम्र अगर 35 साल होती और इस तरह इन्वेस्ट करना होता तो मैं ये 2 फंड, क्योंकि ये भी लार्ज कैप है, ये भी लार्ज कैप फंड है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट आपका जा रहा है 12 से 18,500 रुपये का, तो ये 2 फंड, इसको मैं यहाँ से हटा देता और क्या करता, कैनरा रेबोको फंड में कुछ पैसा और लगा देता, स्मॉल कैप में, मिड कैप में थोड़ा सा SIP को बढ़ा देता, इसको कुछ कम कर देता यहाँ से। और अगर इन दोनों फंड को, क्योंकि ये भी ब्लू चिप है, ये भी ब्लू चिप है, तो अब मैं ये क्या करता, एक ही ब्लू चिप रख लेता, दोनों में से कोई एक रख लेता, और ज़्यादा अच्छा ये वाला ब्लू चिप रख लेता, और इसको हटा करके कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले लेता। लेकिन क्या करता, मैं ये 2 फंड का अमाउंट बढ़ा देता या फिर एक और स्मॉल कैप ले लेता। लेकिन ध्यान रखें, स्मॉल कैप, मिड कैप मार्केट की जब गिरावट होती है तो काफ़ी गिरते हैं, अब आप अपने रिस्क के अनुसार करें। चलिए ETF गोल्ड भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। श्री राम खेड़कर सर लिखते हैं, एडलवाइज स्मॉल कैप ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। EM करीब उसका 4,000 से ऊपर का है, आप कर सकते हैं एडलवाइज स्मॉल कैप फंड में। अजय अग्रवाल सर लिखते हैं, नमस्कार सर, मैं सारी वीडियो देखता हूं सर आपकी, मेरे को बताइए कि सर कि मैं रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा हूं। मैं 4 साल पहले ज़मीन खरीदा, 4 साल पहले आपने ज़मीन खरीदी 15 लाख रुपए की और आज उसकी वैल्यू है 25 लाख, तो आने वाले 20 साल में कितना वैल्यू हो सकता है उसका, 2045 तक। तो देखिए सर, इसके बारे में
कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि 2045 में कितनी वैल्यू होगी। और अभी आप जो कह रहे हैं 15 लाख में आपने लिया और उसकी वैल्यू 25 लाख है, तो मैं ये कहूँगा ये वैल्यू आपको कैसे पता चली? आपने वहाँ के रेट देख करके अनुमान लगाया कि बाजू वाले का इतने में बिक रहा है, उसका इतने में बिक रहा है, तो उस हिसाब से आपने अनुमान लगा लिया। लेकिन यहाँ पर 2045 में आपने किस जगह पे वो ज़मीन लेके रखी है, वो एरिया कितना डेवलप होगा, उस हिसाब से यहाँ के रेट में अंतर हो सकता है। हर जगह ज़मीन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते हों ऐसा नहीं होता। वो ज़मीन किस जगह पर है, कुछ साल बाद वो कितनी डेवलप हो रही है। कई बार तो जब नई नई प्लाटिंग होती है तो इसने लिया, उसने लिया, इसने लिया, उसने लिया के चक्कर में भी वहाँ के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल इस्टेट में पैसे नहीं लगाना चाहिए। कुछ पैसा रियल इस्टेट में ज़मीन में होना ही चाहिए, लेकिन उसकी 2045 तक की वैल्यू बताना ज़मीन के मामले में मुश्किल है, क्योंकि कई कारण मैंने आपको बताए कि उस वक्त में वो जगह कैसी डेवलप हो रही है, वो कहाँ पर ज़मीन है, और क्या वहाँ पे कुछ नई चीज़ शुरू होती है, क्या होता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये बताना थोड़ा मुश्किल है। अजय अग्रवाल सर। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। महेश सिंह सर। महेश सिंह सर लिखते हैं डायरेक्ट फंड में फ़ायदा है या रेगुलर में? पहला सवाल आपका ये, तो मैं कहूँगा डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो कम होता है। आप पिछला वीडियो भी जाकर मेरा देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है कि अगर बैंक से लिया, म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदे, बैंक से खरीदे, किसी ऐप से खरीदे, किसी ब्रोकर से खरीदे, उसमें आप जाकर पूरा देख सकते हैं। पर रेगुलर प्लान से अच्छा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपने अपने हिसाब से किया है, लेकिन देखिए 2023 से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक तो टाटा स्मॉल कैप अच्छा फंड है, कोई दिक्कत नहीं। ये आईसीआईसी का अपॉर्चुनिटी इनोवेशन फंड में लमसम 1 करोड़, देखिए 1 लाख का है आपका। ये एक थीमेटिक फंड है, ये एक थीमेटिक फंड है। यहाँ पर रिस्क हो सकता है, पर आप लंबे समय के लिए करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। पर मैं थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से दूर रहने की सलाह देता हूँ। मैं ब्रॉडर मार्केट में पैसे लगाने की बात करता हूँ। किसी एक सेक्टर या थीम में पैसा लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये दूसरा फंड जो है आपका फ्रैंकलिन इंडिया का टेक्नोलॉजी, ये भी एक सेक्टोरल फंड है। थीमेटिक और सेक्टोरल फंड मेरी पसंद नहीं है। यदि आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला कमेंट लेता हूं एलियाज खान सर का। इनके पास एसबीआई कॉन्ट्रा 20,000 रुपये लमसम किए हैं, मोतीलाल ओसवाल में 31,000 लमसम किए, मिड कैप में है ना, बंधन स्मॉल कैप में 15,000 का लमसम किए, 500 की एसआईपी यहाँ पर है, 500 की एसआईपी यहाँ पर है, 500 की एसआईपी यहाँ पर है, और ये 20 साल के लिए करना चाहते हैं एलियाज खान सर। देखिए सर, सारे फंड आपके बहुत बढ़िया हैं, सारे फंड बहुत बढ़िया हैं। अभी 500 रुपये की एसआईपी आपकी है, आपकी इनकम बढ़ेगी, कहीं से कोई पैसा आएगा तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाएं। और यदि ऐसा नहीं कर सकते, जब भी मार्केट की गिरावट हो, थोड़ा बहुत पैसा 100, 200, 500 जो भी ये फंड लेते हो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें। अब यदि मैं मान लेता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 66 लाख रुपए है और 20 साल 15% का रिटर्न ही में आपको मिला, तो ये जो 66 लाख रुपए है, 66,000 है, सॉरी 66,000 रुपये की वैल्यू होगी 10,80,191 रुपये। और जो आपकी एसआईपी चल रही है 1,500 रुपये महीने की, अगर इसमें भी 15% का रिटर्न मिला तो यहाँ का जो वैल्यू तैयार होगी वो 19,90,610 रुपये की। तो आप समझ सकते हैं कि आप 20 साल में इसी तरीके से पैसा जो आपका जमा है या जो बता रहे हैं ऐसा ही रहा तो आप कम से कम 30 लाख के ऊपर बना सकते हैं। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। अगले कमेंट पे आता हूं दिनेश राय सर। सर मेरे पोर्टफोलियो के बारे में बताएं। देखिए एमर्जिंग ब्लू चिप फंड मिरे एसेट का ये एक लार्ज एंड मिड कैप कंपनी है, और एसबीआई ब्लू चिप फंड 2000 ये भी ठीक है, और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 3000 ये भी सही है। क्वांट एक्टिव फंड 2000, क्वांट स्मॉल कैप 2000 की एसआईपी 4 वर्ष से जारी है। दिनेश राय सर, सारे फंड आपके अच्छे हैं,
कंटिन्यू करें। मार्केट की गिरावट में डरे नहीं, और जब भी कभी मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट हो और कहीं से आपके पास पैसा आए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ही हम अपने पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं। बैंक की एफडी आरडी में थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए इमरजेंसी फंड के रूप में, लेकिन जहां हमको पैसे को बड़ा करना है तो उसके लिए मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा होते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कर दीजिए। म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।